ओके, तो आओ इसको और डिटेल में देखते हैं। सोचो, आपकी कार, आपकी ज्वेलरी, आपका लैपटॉप, ये सब क्या है? ये है मूवेबल प्रॉपर्टीज। इन्हें आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और इनकी सेल परचेज के लिए एक अलग कानून है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और इसका स्कोप बहुत वाइड है, आसान नहीं है। कॉपीराइट हर तरह के ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है। सोचो, ब्लॉकबस्टर मूवीज से लेकर आपकी फेवरेट बुक्स तक, पेंटिंग से लेकर हिट सॉन्ग्स तक। देखो इंटेंशन टेस्ट काम कैसे करता है। अगर आपने टीक या बैम्बू जैसे पेड़ इसलिए उगाए हैं कि बड़े होने पर उन्हें काट कर लकड़ी बेची जाएगी, तो लॉ उसे स्टैंडिंग टिम्बर मानता है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। वेलकम टू आवर एक्सप्लेनर ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगले कुछ मिनट्स में हम इस टॉपिक को एकदम सिंपल बना देंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा प्रॉमिस एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और अगर कोई अपना प्रॉमिस तोड़ दे तो क्या होता है। हम सब कुछ कवर करेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत बहुत ही सिंपल चीज से होती है, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से। लेट्स सी इसका फॉर्मूला क्या है। ये देखो, ये है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सबसे बेसिक फॉर्मूला। सब कुछ शुरू होता है एक ऑफर से, जिसे हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मुझे अपनी घड़ी 500 रुपए में बेचनी है, तो ये एक ऑफर है। अब अगर आप कहते हो हाँ मैं इसे 500 रुपए में खरीदूंगा, तो ये हो गई एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो बन जाता है एक अग्रीमेंट। सिंपल राइट? तो लीगली अग्रीमेंट क्या है? सेक्शन 2E के हिसाब से ये हर वो प्रॉमिस है जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ दे रही हैं, बेसिकली म्यूचुअल प्रॉमिसेस। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या आप हर प्रॉमिस को कोर्ट में ले जा सकते हो? सोचो इसके बारे में। और ये लाइन ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है। एग्जाम के लिए इसको स्टार मार्क कर लो। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप अपने दोस्त से प्रॉमिस करते हो कि मूवी देखने चलोगे, तो वो एक अग्रीमेंट है। लेकिन अगर वो कैंसिल कर दे तो आप उस पर केस तो नहीं कर सकते, है ना? वो एक सोशल अग्रीमेंट है। पर एक बिजनेस अग्रीमेंट बिल्कुल अलग चीज है। तो आखिर वो मैजिकल इंग्रेडिएंट क्या है जो एक सिंपल से अग्रीमेंट को एक पावरफुल, लीगली इन्फॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बना देता है? चलो अपने फॉर्मूला को अपग्रेड करते हैं। ये रहा। जब एक अग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाती है, तब वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट है जिसे कोर्ट मानता है और इन्फोर्स करता है। इसका मतलब अगर कोई पार्टी पीछे हटती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। अच्छा, अब किसी एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं। इन्हें हम कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक चेकलिस्ट जैसा है जो हमें मिलती है एक्ट के सेक्शन 10 में। तो ये है हमारी मेन चेकलिस्ट। ऑफर और एक्सेप्टेंस तो हम समझ चुके हैं। उसके अलावा लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चलो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, वो वाले जो एग्जाम्स में पक्का पूछे जाते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन यानी प्रतिफल। सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, पर इसका सिंपल सा मतलब है समथिंग इन रिटर्न, या लैटिन में कहें तो क्विड प्रो क्वो। ये एक प्रॉमिस के लिए चुकाई गई कीमत है। अगर मैं आपको अपनी घड़ी बेच रहा हूं तो पैसा मेरे लिए कंसिडरेशन है और घड़ी आपके लिए। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और ये इतना ज़रूरी है कि आमतौर पर बिना कंसिडरेशन के कोई भी अग्रीमेंट वॉइड होता है, यानी उसकी लीगल वैल्यू ज़ीरो है। एक तरफा प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर आपके पापा ने प्रॉमिस किया कि 95% लाने पर आईफोन देंगे, तो वो एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। उन्हें लीगली समथिंग इन रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए आप उन पर केस नहीं कर सकते। चलो अगले एसेंशियल पे चलते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इसका मतलब है कि कौन लीगली कॉम्पिटेंट या केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लॉ कहता है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, 3 तरह के लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं: माइनर्स जो 18 साल से कम है, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे कि कोई कन्विक्ट या इंसॉल्वेंट। अब ये एक लैंडमार्क केस है जिसे आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल स्टार मार्क करना है। मोहोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस ने ये क्रिटिकल रूल एस्टैब्लिश किया कि एन अग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। इस लैटिन फ्रेज वॉइड एब इनिशियो का मतलब है शुरू से ही वॉइड, यानी
उसकी लीगल वैल्यू शुरुआत से ही 0 है। इसका की टेक अवे ये है कि माइनर का अग्रीमेंट पूरी तरह से वॉइड है। एक और सुपर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फ्री कंसेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए दोनों पार्टीज की हाँ जेन्युइन होनी चाहिए। अगर कंसेंट तरा धमका कर, कोएजन, किसी पोजीशन का फायदा उठाकर, अनड्यू इन्फ्लुएंस या झूठ बोलकर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ली गई है तो उसे फ्री नहीं माना जाता। ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि जब चीजें गलत हो जाती हैं तो क्या होता है। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया पर उसमें कोई इशू है या एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तब क्या होगा? यहाँ 3 मेन टाइप्स है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कुछ ठीक है और वो एनफोर्सेबल है। वॉइड अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है, जैसे माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट। और फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें विक्टिम पार्टी मतलब जिसका कंसेंट फ्री नहीं था के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या कैंसिल कर दे। चॉइस उसकी है। तो अगर कोई प्रॉमिस तोड़ता है, जिसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, आप डैमेजेस के लिए सू कर सकते हो, जिसका मतलब है कि आप अपने नुकसान के लिए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। ये सबसे कॉमन रेमेडी है। या कुछ खास केसेस में आप कोर्ट से कह सकते हो कि दूसरी पार्टी को प्रॉमिस पूरा करने का ऑर्डर दे, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन हो जाए। सबसे पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है अग्रीमेंट। जब उस अग्रीमेंट में लॉफुल इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ती है तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। 3 की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? कंसिडरेशन, कैपेसिटी और फ्री कंसेंट। याद रखना, माइनर का अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। समझ गए? परफेक्ट। तो अब जब आप सारे रूल्स जानते हैं, इसके बारे में सोचिए। आप अपने रोजमर्रा के कौन से प्रॉमिसेस को एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहेंगे? शायद दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के प्लान्स या पॉकेट मनी का प्रॉमिस। सोचना जरूर। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज मिलके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आई नो, नाम सुन के थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट ट्रस्ट मी, हम इसको इतना सिंपल बना देंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हों या क्लैट, सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलो इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचो जरा, आपके पड़ोसी हैं जो रोज रात को 12 बजे के बाद फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक बजाते हैं और आप सो नहीं पाते। कितनी परेशानी होती है, राइट? तो सवाल ये है कि क्या इस सिचुएशन में लॉ आपकी कोई हेल्प कर सकता है? वेल, द आंसर इज बिग यस। और कैसे? वही तो हम आज इस पूरे चैप्टर में डिस्कवर करने वाले हैं। सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि टॉर्ट आखिर है क्या चीज, फिर इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे। उसके बाद विल डाइव इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स, कुछ जो जानबूझकर किए जाते हैं और कुछ जो बस लापरवाही से हो जाते हैं। और फाइनली हम एक ऐसी सिचुएशन देखेंगे जहां गलती कोई और करता है और जिम्मेदार कोई और होता है। तो चलो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, व्हाट एग्जैक्टली इज अ टॉर्ट? ये वर्ड शायद आपके लिए नया हो, लेकिन बिलीव मी, इसका कनेक्शन हमारी डेली लाइफ से बहुत बहुत गहरा है। देखो, ये जो वर्ड है टॉर्ट, ये एक लैटिन वर्ड टॉटम से आया है और टॉटम का मतलब होता है ट्विस्टेड या क्रुकेड, बेसिकली कोई टेढ़ा या गलत काम। सो इन लीगल लैंग्वेज टॉर्ट का मतलब है एक सिविल रॉन्ग। सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसी गलती है जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट की गई हो और उस गलती के लिए कानून उस पर्सन पर लीगल लायबिलिटी डालता है जिसने वो गलत काम किया है। ओके, अब ये पार्ट आपके एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। टॉर्ट और क्राइम में आखिर फर्क क्या है? देखो, टॉर्ट एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग है। अगर ए ने बी को नुकसान पहुंचाया तो ये उन दोनों के बीच का प्राइवेट मामला है। यहां गोल विक्टिम को कॉम्पेंसेट करना है, यानी उसके नुकसान की भरपाई करना, यूजुअली पैसों से, और केस भी विक्टिम खुद फाइल करता है। क्राइम ऑन द अदर हैंड पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट एक रॉन्ग माना जाता है, इसलिए वहां गोल ऑफेंडर को पनिश करना होता है, जैसे जेल भेजना, और केस स्टेट यानी सरकार चलाती है, नॉट द इंडिविजुअल। ओके, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि टॉर्ट क्या है, लेकिन किसी भी एक्ट को टॉर्ट कहलाने के लिए कुछ कंडीशंस तो पूरी होनी चाहिए ना। सो लेट्स लुक एट द 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टॉर्ट। ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखना, ड्यूटी, ब्रीच, कॉजेशन और डैमेज। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर की एक लीगल ड्यूटी ऑफ केयर होती है अपने पेशेंट की तरफ, राइट? अगर वो ऑपरेशन के टाइम लापरवाही करता है तो उसने अपनी ड्यूटी ब्रीच की। अगर उस ब्रीच की वजह से यानी उसके एक्ट से कॉजेशन हो और पेशेंट को कोई डैमेज या इंजरी हो जाए तो देखो ये चारों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए एंड दिस बिकम्स अ टॉर्ट ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अब ये 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रूशियल हैं। पहला है इंजूरिया साइन डैमनो,
यानी लीगल इंजरी हुई पर एक्चुअल फाइनेंशियल डैमेज नहीं हुआ। टॉर्ट के लिए लीगल राइट का वायलेट होना जरूरी है। जैसे भीम सिंह केस में एक एमएलए को रॉन्गफुली वोट डालने से रोका गया। उनकी पार्टी तो जीत गई, सो उनको कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, बट उनका लीगल राइट टू वोट वायलेट हुआ, सो इंजूरिया हुई, एंड दैट वाज इनफ फॉर द कोर्ट। इसका उल्टा है डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ एक्चुअल डैमेज हुआ पर कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। जैसे आपके स्कूल के सामने एक नया बेटर स्कूल खुल गया, आपको फाइनेंशियल लॉस तो हुआ पर उन्होंने आपका कोई लीगल राइट नहीं तोड़ा। दैट्स जस्ट बिजनेस कॉम्पिटिशन, सो दिस इज नॉट अ टॉर्ट। सिंपल रूल, नो लीगल इंजरी, नो टॉर्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन टॉर्ट्स की जो अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर ऑन पर्पस एक इंटेंशन के साथ किए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स। यहाँ स्क्रीन पर आप कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इसमें आते हैं किसी को डराना, धमकाना, किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करना, किसी की प्रॉपर्टी में घुसना या किसी की रेपुटेशन खराब करना। चलो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वालों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये दो टर्म्स अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, बट द डिफरेंस इज एक्चुअली वेरी सिंपल। असॉल्ट होता है किसी के मन में डर पैदा करना कि अभी राइट नाउ फिजिकल हार्म होने वाला है, जैसे किसी की तरफ गुस्से में मुक्का लहराना। एक्चुअल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। और बैटरी है जब एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है, मतलब अगर वो मुक्का उस पर्सन को लग गया तो वो बैटरी है। सो असॉल्ट इज द थ्रेट, बैटरी इज द एक्शन। सिंपल। ट्रेसपास का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी और की प्रॉपर्टी में, चाहे वो जमीन हो या घर, बिना परमिशन के एंटर करना इज ट्रेसपास। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? आपको कोई नुकसान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अनऑथराइज्ड प्रेजेंस ही ट्रेसपास का टॉर्ट कमिट करने के लिए काफी है। ओके, डेफेमेशन। इसका मतलब है किसी की रेप्यूटेशन को डैमेज करना झूठी बातें फैलाकर। इसके दो टाइप्स हैं, एज यू कैन सी। जब कोई झूठी बात परमानेंट फॉर्म में हो, जैसे न्यूज़पेपर में लिखी हो या एक यूट्यूब वीडियो में, उसे कहते हैं लाइबल। और जब वही झूठी बात टेम्पररी फॉर्म में हो, जैसे सिर्फ बोलकर या इशारों से, उसे कहते हैं स्लैंडर। सो रिमेंबर, परमानेंट फॉर्म इज लाइबल, टेम्पररी फॉर्म इज स्लैंडर। इजी। सो अभी तक हमने बात की उन रॉन्ग्स की जो जानबूझकर किए जाते हैं, बट अब हम उस कैटेगरी में आते हैं जो शायद सबसे कॉमन है, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही। नेग्लिजेंस का की कॉन्सेप्ट है रीजनेबल केयर। देखो, लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन यानी एक आम समझदार इंसान की तरह बिहेव करें। अगर आप वो लेवल ऑफ केयर नहीं लेते जो एक आम इंसान उस सिचुएशन में लेता, तो आप नेग्लिजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्राउडेड मार्केट में तेज गाड़ी चलाना। एक आम समझदार इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए ये एक एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है। चलो अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी गलती ना होने पर भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। इसी को नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई एक फेमस इंग्लिश केस से, राइलेंस वो फ्लेचर। इसके अकॉर्डिंग, अगर आप कोई डेंजरस चीज़ अपने लैंड पर नॉन नेचुरल यूज़ के लिए लाते हो और वो चीज़ वहाँ से इस्केप करके किसी और को नुकसान पहुँचाती है, तो आप स्ट्रिक्टली लायबल होगे। आपकी गलती प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्ट ऑफ गॉड यानी कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या प्लेंटिफ की खुद की गलती थी। फिर आती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो कि एक प्राउड इंडियन कॉन्सेप्ट है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया। ये आप समझ लो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके हिसाब से अगर कोई कंपनी बहुत ही डेंजरस या हैजर्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सोचो कोई केमिकल फैक्ट्री, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट होगी। यहाँ एक्ट ऑफ गॉड जैसा कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। और ये टेबल ये आपके एग्जाम के लिए सब कुछ एक ही जगह पर परफेक्टली समराइज कर देगा। की पॉइंट्स याद रखो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंग्लिश लॉ से आई, उसमें एक्सेप्शंस हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडियन लॉ की देन है, हैजर्डस एक्टिविटीज़ पर लगती है और इसमें ज़ीरो एक्सेप्शंस हैं। और हाँ, इसमें डैमेजेस भी बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर, वाइकेरियस लायबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है करे कोई और भरे कोई और। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में अप्लाई होता है। द प्रिंसिपल इज कि एक मास्टर अपने सर्वेंट के गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंट शर्त है, वो गलत काम इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए।
जैसे अगर एक कंपनी का डिलीवरी ड्राइवर ड्यूटी के टाइम गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर देता है तो विक्टिम ड्राइवर के साथ साथ उसकी कंपनी पर भी केस कर सकता है। ऑलराइट, चलो एक बार फटाफट से सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं इन अ क्विक रिवीजन। हमने देखा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसका सोल्यूशन कॉम्पेंसेशन है। इसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं: ड्यूटी, ब्रीच, कॉजेशन, डैमेज। हमने देखा कि टॉर्ट्स या तो इंटेंशनल हो सकते हैं जैसे असॉल्ट या अनइंटेंशनल जैसे नेग्लिजेंस। फिर हमने नो फॉल्ट लाइबिलिटीज देखी, इंग्लिश कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जिसमें एक्सेप्शंस हैं और इंडियन कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जिसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। और आखिर में विकेरियस लाइबिलिटी जहां मास्टर सर्वेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई रियली होप कि इस एक्सप्लेनर से आपको ये पूरा चैप्टर अब आसानी से समझ आ गया होगा। अब सोचिए, आपके आसपास रोज कितने टॉर्ट्स हो रहे हैं। किसी के बारे में झूठा र्यूमर फैलाना, रोड पर रैश ड्राइविंग करना, या हाँ, वो पड़ोसी जो तेज म्यूजिक बजाता है, ये सब टॉर्ट लॉ के अंडर आते हैं। एंड नाउ यू हैव द फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी नाम सुन के ही थोड़ा हैवी लगता है ना? But what if I told you कि इसके सारे कोर कॉन्सेप्ट्स आपकी रोज की जिंदगी से जुड़े हुए हैं? आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको बोरिंग तो क्या, एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है आपने, अगर एक कार बेचनी हो तो कितना सिंपल है? आप पैसे लेते हो, आरसी बुक ट्रांसफर करते हो एंड बस काम हो गया। लेकिन जब एक घर बेचना हो तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतना लंबा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टैम्प ड्यूटी, इतना झंझट क्यों? क्योंकि लॉ इन दोनों चीजों को, इन दोनों प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। और इन्हीं अलग रूल्स को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882। तो प्रॉपर्टी लॉ को समझने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है इसका बेसिक डिवीजन। दुनिया की हर प्रॉपर्टी बस 2 कैटेगरीज में आती है। एक, मूवेबल यानी ऐसी चीजें जो मूव हो सकती हैं, और 2, इमूवेबल यानी जो नहीं हो सकती। अगर आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया तो समझ लो आधा एक्ट आपके लिए आसान हो गया। ओके, तो आओ इसको और डिटेल में देखते हैं। सोचो, आपकी कार, आपकी ज्वेलरी, आपका लैपटॉप, ये सब क्या है? ये है मूवेबल प्रॉपर्टीज। इन्हें आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और इनकी सेल परचेज के लिए एक अलग कानून है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बट दूसरी तरफ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपका घर या कोई जमीन। आप उसे उठाकर कहीं और नहीं ले जा सकते, राइट? इसीलिए इसके ट्रांसफर के लिए एक पूरा डेडिकेटेड लॉ है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सिंपल है ना? तो आखिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? लीगल डेफिनेशन कहती है थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ। इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल तो एक घर या बिल्डिंग है। पर यहां पर एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में आगे लिखा है एंड द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देम। इसका मतलब है कि उस जमीन से मिलने वाला कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। जैसे अगर आप अपने घर से रेंट कलेक्ट कर रहे हो तो वो रेंट भी लीगली एक बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड है। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अगर जमीन से जुड़ी हर चीज इमूवेबल है तो फिर खेत में उगी हुई फसल यानी क्रॉप्स का क्या, या फिर जंगल में जो पेड़ खड़े हैं उनका क्या? वो भी तो जमीन से जुड़े हैं। यही वो ट्रिकी पार्ट है जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं। सो पे क्लोज अटेंशन। और ये रहा वो कैच, एग्जाम अलर्ट गाइस। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि 3 चीजें, भले ही वो जमीन से जुड़ी हुई हो, उन्हें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। और वो 3 चीजें हैं स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। लीगली ये तीनों मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। इसको तो मार्क कर लो, दिस इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम टॉपिक। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पेड़, एक ट्री कब मूवेबल है और कब इमूवेबल? अजीब सवाल है ना? आखिर पेड़ तो पेड़ है। इसका जवाब लॉ देता है एक सिंपल से टेस्ट से, जिसे हम कहते हैं द इंटेंशन टेस्ट। मतलब लॉ ये देखता है कि उस पेड़ को उगाने वाले का इरादा, उसकी नीयत क्या थी। देखो, इंटेंशन टेस्ट काम कैसे करता है। अगर आपने टीक या बैम्बू जैसे पेड़ इसलिए उगाए हैं कि बड़े होने पर उन्हें काटकर लकड़ी बेची जाएगी, तो लॉ उसे स्टैंडिंग टिम्बर मानता है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपने एक आम का पेड़ लगाया है जिसे आप सालों तक फल खाओगे, उसकी छांव में बैठोगे, तो यहाँ आपका पर्पस लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट है, इसलिए वो पेड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो सब कुछ ओनर की इंटेंशन पर डिपेंड करता है। और ये इंटेंशन वाली बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। ये एक प्रॉपर लीगल प्रिंसिपल है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया था इन द लैंडमार्क केस ऑफ शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस ने ही ये क्लियर किया था
कि एक ट्री का लीगल स्टेटस उसके ओनर के पर्पस पर डिपेंड करेगा। तो इस केस का नाम जरूर याद रखना। चलो, बहुत हो गई थ्योरी, लेट्स गेट प्रैक्टिकल। मान लो आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे एक फ्लैट ट्रांसफर करना है, तो इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है? टेंशन मत लो, मैंने इसको एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप रोड मैप में ब्रेक डाउन कर दिया है, जिससे आपको आसानी से पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। पावर प्रोसेस से भी पहले एक बेसिक सवाल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर कौन सकता है? लॉ इस पे बहुत क्लियर है। जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब उसकी एज 18 साल से ज्यादा हो, वो साउंड माइंड का हो, यानी अकली तौर पर ठीक हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, या तो वो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक हो या उसके पास उसे बेचने की लीगल अथॉरिटी हो। ये रूल्स इसलिए हैं ताकि कोई फ्रॉड ना हो। तो ये है आपका 4 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, अटेस्टेशन। इमेजिन करो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो और कम से कम 2 विटनेसेस यानी गवाह आपको साइन करते हुए देख रहे हैं और फिर वो भी साइन कर रहे हैं। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन। आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर सरकारी रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है और इसको ऑफिशियली रजिस्टर करवाना है, तभी ये लीगली वैलिड होगा। स्टेप 3 है म्यूटेशन। इसमें आप म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में ओनर का नाम चेंज कराते हो ताकि प्रॉपर्टी टैक्स नए ओनर के नाम पर आए। और आखिरी स्टेप 4, पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ये बेसिकली एक टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। ओके, अब जब आपको बेसिक्स पता चल गए हैं तो चलो थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन्स की। इनको आप प्रॉपर्टी लॉ के स्पेशल रूल्स या चीट कोड समझ सकते हो। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, पर बिलीव मी, एग्जाम्स के लिए और रियल लाइफ के लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। पहले डॉक्ट्रिन को समझने के लिए एक सिंपल सी सिचुएशन इमेजिन करो। आप एक फास्ट फूड जॉइंट में गए और एक कॉम्बो मील ऑर्डर किया जिसमें एक बर्गर है और फ्राइज है। अब क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप सिर्फ फ्राइज उठा लो और बोलो कि बर्गर मुझे नहीं चाहिए लेकिन पेमेंट मैं कॉम्बो का ही करूंगा? नहीं ना, ऑफ कोर्स नॉट। और बिल्कुल यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। लॉ कहता है कि जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हो तो आप सिर्फ बेनिफिशियल पार्ट यानी फायदे वाली चीज को लेकर बर्डनसम पार्ट यानी जिम्मेदारी वाली चीज को छोड़ नहीं सकते। अगर आपको प्रॉपर्टी का फायदा चाहिए तो उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक अ चॉइस, या तो पूरा डील लो या पूरा डील रिजेक्ट करो। यू कांट जस्ट पिक एंड चूज। ओके, अब दूसरी सिचुएशन। मान लो एक जमीन है जिसकी ओनरशिप को लेकर 2 लोगों में कोर्ट में केस चल रहा है। तो जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता, क्या उनमें से कोई एक उस जमीन को किसी तीसरे आदमी को बेच सकता है? सोचो इसके बारे में। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और इस रूल को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। ये एक लैटिन फ्रेज है। लिस पेंडेंस का मतलब होता है लिटिगेशन पेंडिंग, यानी केस चल रहा है। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि जब तक किसी प्रॉपर्टी पर कोर्ट में केस चल रहा है तब तक उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये रूल इसलिए है ताकि कोर्ट का प्रोसीडिंग्स का मजाक ना बने और केस जीतने वाले के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलो एक फाइनल सुपर क्विक रिकैप करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी अलग अलग तरीकों से कैसे ट्रांसफर होती है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। चलो एकदम रैपिड फायर रिवीजन। 4 मेन तरीके। पहला, सेल। इसमें आप पूरी ओनरशिप ट्रांसफर करते हो और बदले में आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा, लीज। इसमें आप सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करने का राइट देते हो रेंट के बदले में, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तीसरा, एक्सचेंज। ये तो सिंपल है, एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी यानी बार्टर सिस्टम। और आखिरी, गिफ्ट। इसमें आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। So that was our deep dive into the Transfer of Property Act. अब आपको लॉ पता है, आपने बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम लैंड का कॉन्सेप्ट भी समझा। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके लिए जमीन से जुड़ा वो कौन सा एक बेनिफिट है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? क्या वो एक घर की सिक्योरिटी है, या रेंट से आने वाली इनकम, या फिर शायद आपके गार्डन का सुकून? इसके बारे में सोचना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। अब देखो, ये नाम सुनके थोड़ा हैवी लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये हमारी डेली लाइफ से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ना कि जब ये चैप्टर खत्म होगा यू विल लिटरली सी इट एवरीवेयर। तो चलो शुरू करते हैं। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुमने बहुत मेहनत करके रातों की नींद खराब करके एक ओरिजिनल सॉन्ग लिखा या एक सुपर वायरल रील बनाई, और अगले ही दिन कोई और उसे अपने नाम से डालकर उसे पैसे कमा रहा है। कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा, राइट? इट फील्स लाइक एन इनजस्टिस। बस इसी इनजस्टिस को रोकने के लिए और आपके आइडियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बनाए गए हैं। Okay, so let's break this down.
यूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में इंटेलेक्ट से आई हुई प्रॉपर्टी यानी आपके दिमाग की प्रॉपर्टी, कोई भी चीज जो आपने अपने माइंड, अपनी क्रिएटिविटी से बनाई है, एक इन्वेंशन, एक स्टोरी, एक पेंटिंग या एक ब्रांड का लोगो, वो सब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। देखो, प्रॉपर्टी ना दो तरह की होती है। एक है टैंजिबल प्रॉपर्टी, जिसे आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे आपका घर, आपकी कार या आपका फ़ोन, सिंपल। और दूसरी होती है इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, जिसे आप छू नहीं सकते क्योंकि वो एक आइडिया है, एक क्रिएशन है, जैसे एक गाने की मेलोडी या एक बुक की स्टोरी। और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो चलो सबसे पहले टाइप की आईपी को आराम से समझते हैं, कॉपीराइट। ये एसेंशियली आर्टिस्ट्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर्स यानी सारे क्रिएटर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा है, एक कवच जो उनके ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को कॉपी होने से बचाता है। और इसका स्कोप बहुत वाइड है, आसान नहीं है। कॉपीराइट हर तरह के ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है। सोचो, ब्लॉकबस्टर मूवीज से लेकर आपकी फेवरेट बुक्स तक, पेंटिंग से लेकर हिट सॉन्ग्स तक, यहाँ तक कि जो मॉडर्न चीजें हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पॉडकास्ट्स, वो भी इसमें कवर्ड है। तो ये प्रोटेक्शन कब तक रहती है? जनरली ये ऑथर की पूरी लाइफ प्लस उनकी डेथ के 60 साल बाद तक वैलिड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि क्रिएटर की मेहनत का बेनिफिट उनकी फैमिली को भी मिलता रहता है। और फिल्म्स या साउंड रिकॉर्डिंग्स के केस में ये पब्लिकेशन की डेट से 60 साल तक होता है। एक कॉपीराइट ओनर के पास ना दो तरह के पावरफुल राइट्स होते हैं। पहले हैं इकोनॉमिक राइट्स, यानी अपने काम से पैसे कमाने का अधिकार, जैसे उसकी कॉपीज बेचना या उसे मूवी में अडैप्ट करना। और दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है मॉरल राइट्स। इसमें दो चीजें आती हैं। एक राइट ऑफ पैटर्निटी, यानी आपको हमेशा अपने काम का क्रेडिट मिलेगा, आपका नाम जुड़ेगा। और दूसरा राइट ऑफ इंटेग्रिटी, यानी कोई आपके काम को इस तरह से तोड़ मरोड़ नहीं सकता जिससे आपकी रेप्यूटेशन खराब हो। सिंपल एग्जाम्पल, एक पेंटर कह सकता है कि मेरी पेंटिंग को इस कॉन्ट्रोवर्शियल एड में मत यूज करो। Alright, let's build on this and move to our next category, patents. अगर कॉपीराइट क्रिएटर्स के लिए था, तो पैटेंट्स है इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट के लिए। अगर आपने कुछ नया और यूजफुल इन्वेंट किया है, तो पैटेंट आपका सबसे बड़ा टूल है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज को पेटेंट करवाना इतना ईजी नहीं है। उसके लिए 3 कंडीशंस मीट होने जरूरी हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नॉवेल्टी। इन्वेंशन बिल्कुल नया होना चाहिए, दुनिया में पहले से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, नॉन ऑब्वियसनेस। वो एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे ये तो कोई भी कर लेता। और तीसरा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। उसका कोई प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए जिससे इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सके। एक पेटेंट इन्वेंटर को 20 साल की एक्सक्लूसिव ओनरशिप यानी एक तरह से मोनोपोली देता है। अब आप सोचोगे 20 साल ही क्यों? सोचो, एक फार्मा कंपनी ने एक नई वैक्सीन बनाने में सालों की रिसर्च और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये 20 साल उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने और प्रॉफिट कमाने का एक फेयर चांस देते हैं। मेक सेंस, राइट? बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ है। इस 20 साल की प्रोटेक्शन के बदले में इन्वेंटर को अपनी इन्वेंशन की पूरी टेक्निकल जानकारी, पूरा फॉर्मूला, सब कुछ पब्लिक करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जब 20 साल बाद पेटेंट एक्सपायर हो तो वो नॉलेज सबके काम आ सके और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे और भी इनोवेशन हो सके। इट्स लाइक गिविंग बैक टू सोसाइटी। चलो अब बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की। सिंपल भाषा में ट्रेडमार्क आपके ब्रांड की पहचान है। ये वो निशान है जिससे कस्टमर आपको भीड़ में, मार्केट में पहचान लेता है। और ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, आपके ब्रांड का नाम, उसका लोगो, उसकी टैगलाइन, प्रोडक्ट का शेप, यहाँ तक कि कोई स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन भी। बेसिकली कुछ भी जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखाए। जस्ट थिंक अबाउट इट। टाइटन नाम सुनते ही वॉच याद आती है, एडिडास के वो 3 स्ट्राइप्स देखते ही शूज, या पार्ले जी का वो येलो रैपर। आपको नाम पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप दूर से ही ब्रांड पहचान जाते हो। दिस ब्रिलियंटली शोज द पावर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क। ये एक बहुत कॉमन सवाल है कि ये बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड्स फुटपाथ पर फेक प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर केस क्यों नहीं करती। इसके पीछे एक बिजनेस और लीगल स्ट्रैटेजी है। उन्हें पता है कि उनका जो एक्चुअल टारगेट कस्टमर है वो फुटपाथ से 500 रुपए की फेक गुची बेल्ट नहीं खरीदेगा, तो उनकी कोर सेल्स को डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, अगर कोई बड़ी फैक्ट्री में लाखों फेक प्रोडक्ट्स बना रहा हो तब उस पर जरूर एक्शन लिया जाता है। अब 2 और स्पेशल टाइप्स ऑफ आईपी देखते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीआई और दूसरा है डिजाइन्स।
देखो, जीआई टैग उस प्रोडक्ट को मिलता है जिसकी क्वालिटी या रेप्यूटेशन उसकी ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से है। जैसे दार्जिलिंग की चाय वहाँ के क्लाइमेट और सॉइल की वजह से ही स्पेशल है ना। वहीं दूसरी तरफ डिजाइन राइट प्रोडक्ट के आउटर लुक को उसके विजुअल अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्विफ्ट कार का यूनिक शेप या कोक की बॉटल का वो आइकॉनिक डिजाइन। अब ये सोचना जरूरी है कि ये लॉज सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आपका आइडिया सिर्फ एक देश में प्रोटेक्टेड हो और दूसरे में नहीं, तो क्या फायदा? इसीलिए ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। ये एक ग्लोबल सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि आपके राइट्स को दूसरे देशों में भी रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन मिले। इट्स लाइक अ ग्लोबल सेफ्टी नेट फॉर क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर्स इन दिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो इतने सारे लॉज, इतने सारे रूल्स, आखिर इन सब की जरूरत क्या है? Why is this all so important? चलो इसका बिग पिक्चर समझते हैं। फंडामेंटली ये पूरा सिस्टम इनोवेशन को इनकरेज करता है। जब इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स को ये सिक्योरिटी होती है कि उनका काम प्रोटेक्टेड है, तो वो नए आइडियाज पर रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। उन्हें उनकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है और इससे कंपटीशन बढ़ता है, इकोनॉमी ग्रो करती है और हम कंज्यूमर्स को भी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। तो चलो चैप्टर एंड करने से पहले एक क्विक फटाफट रिवीजन हो जाए। कॉपीराइट है क्रिएटिव वर्क्स के लिए जैसे बुक या फिल्म, पेटेंट है न्यू इन्वेंशंस के लिए, ट्रेडमार्क आपके ब्रांड की आइडेंटिटी है, जीआई किसी खास जगह के प्रोडक्ट के लिए है और डिजाइन प्रोडक्ट के लुक के लिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना, ट्रेडमार्क और जीआई को आप हर 10 साल में रिन्यू करवा सकते हो, ये फॉरएवर चल सकते हैं। लेकिन कॉपीराइट और पेटेंट का एक फिक्स टर्म होता है, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। अब जब आपको इन सभी राइट्स के बारे में पता है, तो सोचो वो अगला बड़ा आइडिया क्या है जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे। क्या पता आपका आइडिया ही कल की दुनिया बदल दे। कीप थिंकिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप क्रिएटिंग।